हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 14 की शुरुआत। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एंड वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर जैसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो मिरेकल सीरीज में हम लोग 45 वीडियोस के अंदर आपका पूरा 11th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम लोग आपके फिजिक्स के डर को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही आपकी मूल समस्या है। ये अगर खत्म हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट का एग्जाम भी फोड़ दोगे, जेई का एग्जाम भी फोड़ दोगे। किस एग्जाम के लिए आप इस सीरीज़ को यूज़ करना चाहते हो वो आपका डिसीजन है। कंटेंट वाइज ये सीरीज़ कंप्लीट है, इससे बाहर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट फिर भी हमारा मेन मकसद है आपका डर दूर करना, और उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एरर का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करने जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हम उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मेज़र नहीं कर पाते। हम लोग उस क्वांटिटी की जो वैल्यू मेज़र करते हैं वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम होती है। डिपेंड करता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रिसाइज है। तो ऐसे केस में जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। और इस एरर को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उस किस फैक्टर की वजह से वो एरर जनरेट हुई है। तो प्राइमरीली एरर को दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। वन काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। क्या होती है सिस्टमेटिक एरर? इफ एरर ऑलवेज अपीयर इन वन डायरेक्शन देन इट्स कॉज कैन बी फाउंड आउट एंड इट कैन बी रिमूव्ड। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने जो वजन नापने वाली मशीन होती है, वेइंग मशीन जो होती है, वेट मशीन जो होती है, वो आपके घर पे रखी हुई है। अब नॉर्मली जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा जाता तो उसकी रीडिंग कितनी होती है, ज़ीरो। उसकी जो सुई है वो ज़ीरो के ऊपर होती है। अब मान लो रखे या किसी ने उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठा कर रखा तो उसके अंदर कुछ खराबी आ गई। आपने देखा कि उस मशीन के ऊपर जब कुछ भी नहीं रखा जाता तो भी उसकी जो सुई है वो ज़ीरो पे पॉइंट ना करके 2 किलोग्राम पर पॉइंट कर रही है। इस तरीके की एरर को बोला जाता है ज़ीरो एरर। यानी कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी मेजर नहीं किया जाता तो उसको ज़ीरो पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़ीरो के अलावा कुछ और पॉइंट आउट करता है तो हम कहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो, वापस से रीसेट कर दो आपके इंस्ट्रूमेंट को। मान लो आप रीसेट करना भूल गए और आपका वजन 60 किलो है, आपको पता है, बट फिर भी आप उस मशीन के थ्रू मेज़र करना चाहते हो। तो जब आप उस मशीन के ऊपर खड़े होगे तो क्या होगा, आपका वजन वो मशीन 60 किलो नहीं बताएगी। कितना बताएगी? 62 किलोग्राम्स बताएगी। अगर मान लो मेरा वजन 70 किलो है, मैं उस मशीन के ऊपर खड़ा हो गया तो मेरा वजन 70 किलो नहीं बताएगी वो मशीन। कितना बताएगी? 72 किलोग्राम्स बताएगी। किसी का अगर 80 किलोग्राम्स है, वो उस मशीन के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो उसका वजन 82 किलोग्राम्स बताएगी वो मशीन। तो आप नोटिस कर रहे हो, मशीन गलत वजन बता रही है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन हर बार जो गलती है वो पॉजिटिव साइड में, मतलब आपका वजन ज़्यादा बताया जा रहा है। कितना ज़्यादा बताया जा रहा है? 2 किलोग्राम ज़्यादा बताया जा रहा है। आप खड़े हुए तो भी 2 किलोग्राम ज़्यादा, मैं खड़ा हुआ तो भी 2 किलोग्राम ज़्यादा, 80 किलोग्राम वाला आदमी खड़ा हुआ तो भी 2 किलोग्राम ज़्यादा। तो इसे कहते हैं एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन के अंदर एरर का अपीयर होना। तो एरर फिक्स्ड है, एक ही साइड के अंदर अपीयर हो रही है, यानी कि ये कहलाएगी आपकी सिस्टमेटिक एरर। अब इसका कारण आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। भाई क्या कारण होगा? या तो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट तो सही है बट उसको यूज़ करने के जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया। जैसे जो वेट मशीन होती है ना, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कि उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखकर ही वज़न मेज़र करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रखकर वज़न मेज़र करोगे तो पक्का मेजर्ड वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने पर, या इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन आपने उसके इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो नहीं किया, या फिर आपकी कोई पर्सनल बायस है, मतलब आपसे कहा गया है कि जब भी रीडिंग लो तो बिल्कुल टॉप से देखा करो कि सुई जो है वो किस मार्कर से कोइंसाइड कर रही है, बट आप साइड से देख रहे हो तो जिससे कोइंसाइड नहीं कर रही उससे भी कोइंसाइड करती हुई आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे पर्सनल बायस होते हैं। इन सभी कारणों का पता लगाया जा सकता है और इन सभी कारणों को दूर करके सिस्टमेटिक एरर्स को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो जो ज़ीरो एरर का मैंने एग्जांपल बताया है वो सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी के अंदर आती है, आप आसानी से इसको दूर कर सकते हो।
अब अपन बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ एरर के बारे में, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। इसको दूर नहीं किया जा सकता। क्या होती है रैंडम एरर? इफ एरर अपीयर रैंडमली इन बोथ डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एरर पॉजिटिव साइड में, कभी नेगेटिव साइड में, कभी ज़्यादा कभी कम, रैंडमली दोनों डायरेक्शंस के अंदर अपीयर होती हुई नजर आती है। और आप इन फैक्टर्स को पता भी नहीं लगा सकते, इनको दूर भी नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है हम ह्यूमंस की लिमिटेशन। हम जब किसी एक्शन को प्रिसाइजली रिपीट करने की कोशिश करते हैं तो भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो प्रोड्यूस हो ही जाते हैं। आप अगर किसी खंबे के ऊपर एक बार पत्थर उठा के मारोगे हिट कर जाएगा, बट दूसरी बार आप वापस से उसी तरीके से मारने की कोशिश करोगे पत्थर को तो पत्थर पक्का दाईं या बाईं तरफ से गुजरेगा, मतलब कोई ना कोई एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी वजह से रैंडमली हमारी मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर्स आ जाती है और ऐसी एरर्स को कहा जाता है रैंडम एरर्स। सो इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग एवरेज। अब सवाल ये आता है कि भाई जिसका कारण ही नहीं पता उसको अपन दूर कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे मैथ्स काम में आती है। देखो रैंडम एरर कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स मेजर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि लैब के अंदर क्यों आपके मास्टर जी आपको बॉल का डायमीटर 5 बार या 10 बार मेजर करने के लिए कहते हैं। अब आपको पता पड़ गया। तो हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, हर रीडिंग के अंदर रैंडम एरर है, किसी में पॉजिटिव साइड में किसी में नेगेटिव साइड में। तो जब अपन उनका एवरेज लेते हैं तो जो पॉजिटिव साइड की रैंडम एरर है वो नेगेटिव साइड की रैंडम एरर को क्या कर देती है? नलीफाई कर देती है। तो एवरेज वैल्यू के अंदर रैंडम एरर का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो जाता है। यानी कि आप लोग मल्टीपल रीडिंग लो और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो जो एवरेज वैल्यू होगी उसके अंदर आप ये मान सकते हो कि रैंडम एरर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि सर एरर में हम लोग क्या करते हैं? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। अब अगर हमें ट्रू वैल्यू पता ही है तो हम लोग मेजर क्यों कर रहे हैं? हम मेजर क्यों कर रहे हैं जब हमें ऑलरेडी पता है वैल्यू इतनी है, तो हम मेजर क्यों कर रहे हैं? तो देखो हमें कभी भी कोई चीज़ की ट्रू वैल्यू पता नहीं होती। तो आप बोलोगे सर फिर हमारा एरर का फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज के अंदर जितनी भी एरर्स हैं उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग आसानी से वो जो एवरेज वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको अपन एज ट्रू वैल्यू ट्रीट कर सकते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग फिर क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। कोई पूछे रैंडम एरर का एग्जाम्पल दूं, तो जो लीस्ट काउंट एरर है वो रैंडम एरर की कैटेगरी के अंदर आती है। हर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वैल्यू आप मेज़र कर रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे आपके पास में जो स्केल रखा हुआ है उसके थ्रू आप मिनिमम 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस को आपका स्केल मेज़र नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। तो अगर आप 1 मिलीमीटर से छोटी डिस्टेंस को मेज़र करने की कोशिश करोगे तो आपको गैस करना पड़ेगा। और अगर आप जो उस स्केल का प्रिसीजन है, जैसे आपके स्केल को यूज़ करके जब आप सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग लिखते हो ना, तो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट तक श्योरिटी के साथ में आप रीडिंग्स लिख सकते हो कि आपकी लेंथ 1.2 सेंटीमीटर है या 1.3 सेंटीमीटर है। अब जब आप देखते हो कि यार हमारी जो लेंथ है वो तो 1.2 और 1.3 के बीच में है, तो अगर आप एक्स्ट्रा डिजिट लिखोगे तो वो आपका गैस वर्क होगा। कोई बच्चा उसको 1.22 लिखेगा जिसको 2 के पास में नज़र आएगी, कोई बच्चा उसको 1.27 लिखेगा जिसको 3 के पास में नज़र आएगी। बट जो एक्स्ट्रा डिजिट आप लिख रहे हो जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो पक्का इस लीस्ट काउंट की लिमिटेशन की वजह से आप एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने मेजर्ड वैल्यू के अंदर, और इस एरर को ही कहा जाता है लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर जो है वो रैंडम एरर की कैटेगरी में आती है, क्योंकि जो गैस वर्क होता है वो हमेशा क्या होता है? रैंडम हो रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये 2 कैटेगरीज हैं हमारी, दोनों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रीडिंग्स ली जाती है, किस तरीके से हर रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करी जाती है और किस तरीके से फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है। चलो फटाफट से देखते हैं। तो हमें एक बॉल दी गई है और उसका डायमीटर हमें मेज़र करने के लिए कहा गया है। हमने 5 रीडिंग्स ली। जब हमने फर्स्ट टाइम मेज़र किया तो डायमीटर आया 1.23 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेज़र किया तो 1.22 सेंटीमीटर, तीसरी बार मेज़र किया तो 1.25,
चौथी बार मेज़र किया तो 1.28 और पांचवी बार मेज़र किया तो 1.27। हम लोगों ने यहाँ पे एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है और एकदम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, मतलब देयर इज़ नो सिस्टमेटिक एरर। बट फिर भी हमारा रिजल्ट अलग अलग आ रहा है हर बार। क्यों? बिकॉज ऑफ रैंडम एरर। अब हमें क्या करना है, इस रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है और ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सभी रीडिंग्स का एवरेज लेके। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 1.23, 1.22, 1.25, 1.28, 1.27 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 6.25 डिवाइडेड बाय 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25। तो इसको आप ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। अब आपके पास में ट्रू वैल्यू आ गई तो आप हर रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप डेल्टा A1 फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू 1.23 माइनस ट्रू वैल्यू 1.25, कितनी हो जाएगी, नेगेटिव 0.02 सेंटीमीटर्स। आप इसी तरीके से डेल्टा A2 फाइंड आउट कर सकते हो, 1.22 माइनस 1.25 यानी कि नेगेटिव 0.03 सेंटीमीटर्स। डेल्टा A3 फाइंड आउट कर सकते हो, 1.25 माइनस 1.25 दैट इज़ 0.00। डेल्टा A4 फाइंड आउट कर सकते हो, 1.28 माइनस 1.25 दैट इज़ पॉजिटिव 0.03। एंड डेल्टा A5 फाइंड आउट कर सकते हो, 1.27 माइनस 1.25 दैट इज़ पॉजिटिव 0.02 सेंटीमीटर्स। तो एक बार वापस से कंफर्म हो गया कि यार किसी रिजल्ट के अंदर एरर पॉजिटिव है, किसी रिजल्ट के अंदर एरर नेगेटिव है, इवन एरर की साइज भी फिक्स नहीं है, मतलब पक्का ही रैंडम एरर है। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारी एरर कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। अब नोटिस करना कि जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं ना, जिसको डेल्टा AM से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग हमारी एरर्स को ऐड नहीं करते, एरर्स की पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं। मतलब हम लोग डेल्टा A1 को, डेल्टा A2 को, डेल्टा A3 को, डेल्टा A4 को एंड डेल्टा A5 को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इनका मॉड्यूलस लेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे एंड फिर इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर हमारी एरर पॉजिटिव है तो भी हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नेगेटिव है तो भी हमें उसे पॉजिटिव कंसिडर करना है, क्योंकि हम एरर की रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पॉजिटिव लिखो, तो ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.00 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.02। तो ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू जैसे ही हमारे पास में आ गई 0.02, तो अब हम लोग हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे मास्टर जी को बता सकते हैं। क्या होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू दैट इज 1.25 प्लस माइनस, एरर पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है, नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, और ऑन एन एवरेज कितनी है, 0.02 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेटिव एरर को डिफाइन किया जाता है कि आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.02 और ट्रू वैल्यू कितनी है, 1.25। आपने इसको डिवाइड कर दिया तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी। और रिलेटिव एरर से भी ज़्यादा बेटर मेथड होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। या यूँ कह लो कि हमारी जो रिलेटिव एरर है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर हो जाएगी हमारी 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.02 का डेसिमल हटाओगे, नीचे 100 चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 125। 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1.6%। इतनी हमारी परसेंटेज एरर होगी। तो अब हमें परसेंटेज एरर जैसे ही पता पड़ गई 1.6% है,
तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट और भी बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू दैट इज़ 1.25 प्लस माइनस परसेंटेज एरर दैट इज़ 1.6%। तो मेजर्ड वैल्यू को दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अगर परसेंटेज का साइन नहीं लगा रखा तो समझ जाना मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखा गया है, और अगर परसेंटेज का साइन लगा रखा है तो समझ जाना केवल परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखा गया है। उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूलाज यूज़ करोगे आगे आने वाले, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे चलो, अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ एरर प्रोपेगेशन। ये कब काम आएगा? देखो, हमने अभी डायामीटर मेजर किया, उसके अंदर एरर आ गई। अब हम लोग उस डायामीटर का यूज़ करेंगे उस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के अंदर। तो हमें डायामीटर से रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो रेडियस के अंदर भी एरर आ जाएगी, और रेडियस का क्यूब करके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा उसके थ्रू हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो फिर वो एरर वॉल्यूम के अंदर भी चली जाएगी। कहने का मतलब, जब भी आप मेजर्ड वैल्यू को यूज़ करके जिसके अंदर ऑलरेडी एरर आ चुकी है कोई भी अदर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपकी एरर प्रोपगेट हो जाती है, उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी के अंदर भी चली जाती है। इसको अपन बोलते हैं एरर प्रोपगेशन। किन रूल्स के अकॉर्डिंग एरर प्रोपगेट होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए एरर प्रोपगेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन होता है हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मान लो आपने क्वांटिटी ए को मेज़र किया, उसके अंदर एरर आ गई डेल्टा ए। आपने क्वांटिटी बी को मेज़र किया, उसके अंदर एरर आ गई डेल्टा बी। इन दोनों को ऐड करके या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज जेड। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ जेड के अंदर कितनी एरर होगी, तो आप क्या करोगे, जेड के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी ना, वो पक्का ए के अंदर आने वाली मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस बी के अंदर आने वाली मीन एब्सोल्यूट एरर की सम के इक्वल होगी। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि अगर जेड ए प्लस बी है तो भी एरर्स ऐड होंगी, और अगर जेड ए माइनस बी है तो भी एरर्स ऐड होंगी। मतलब एरर्स हमेशा एक्यूमुलेट होती है, कभी हम एरर्स का डिफरेंस नहीं लेते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो आपने एक वायर का रेजिस्टेंस मेजर किया, आपको मिला 2 प्लस माइनस 0.02 ओम। आपने दूसरे वायर का रेजिस्टेंस मेजर किया, आपको मिला 3 प्लस माइनस 0.01 ओम। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पहले वायर की जो ट्रू वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो 2 ओम है और उसके अंदर 0.02 ओम की एरर है, दूसरे की 3 ओम है, 0.01 ओम की मीन एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि आपको डेल्टा R1 और डेल्टा R2 की वैल्यू गिवन है। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, तो उसकी ट्रू वैल्यू तो हो जाएगी, सिंपली R1 और R2 को ऐड कर दो, मतलब 2 और 3 को ऐड कर दिया, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब एरर की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो एरर होगी वो R1 के अंदर जो एरर है और R2 के अंदर जो एरर है उन दोनों के एडिशन के इक्वल हो जाएगी। मतलब 0.02 और 0.01 के एडिशन के इक्वल हो जाएगी, दैट इज 0.03। तो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा उसको आप कैसे लिखोगे, 5 ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 0.03 ये इसके अंदर आने वाली मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब कोई आपसे पूछे परसेंटेज एरर कितनी है, तो आप निकाल ही सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बट ये जो ऑपरेशन है, ये फॉर्मूला जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो जिनके अंदर एरर आपको ऑलरेडी पता है, तो जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसके अंदर भी एरर चली जाएगी। किस रूल के अकॉर्डिंग जाएगी, तो z के अंदर जो रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगी वो अब की बार a की रिलेटिव एरर एंड b के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है, डिवाइड कर रहे हो तो भी रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। अगर आप पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम फॉर्मूला आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो कि परसेंटेज एरर इन z जो होगी वो परसेंटेज एरर इन a एंड परसेंटेज एरर इन b के इक्वल होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ आपने मेजर की ली, मिली आपको 2 प्लस माइनस 0.1 परसेंटेज मीटर। ब्रेड्थ आपने मेजर करी, कितनी मिली, 3 प्लस माइनस 0.2 परसेंटेज मीटर। तो आपको जो एरर है वो परसेंटेज एरर की फॉर्म में दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है।
एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया की ट्रू वैल्यू तो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर, जबकि परसेंटेज एरर इन एरिया जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ अकॉर्डिंग टू आवर रूल, यानी कि 0.1% प्लस 0.2% दैट इज 0.3%। फाइनली एरिया को आप लिख सकते हो 6 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.3%। अगर मान लो आपको लेंथ दी जाती 2 प्लस माइनस 0.02 एंड ब्रेड्थ दी जाती 3 प्लस माइनस 0.06, कहने का मतलब है आपको परसेंटेज एरर नहीं दे रखी और आपको एरिया के अंदर पूछा गया है कि बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, बट ऑपरेशन तो आपका परसेंटेज एरर की फॉर्म में वर्क करता है, तो आप क्या करो पहले परसेंटेज एरर निकाल लो। तो आपने लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर निकाली, कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर को उठाया, ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 डिवाइड होके आ गया आपका 1%। इसी तरीके से आपने ब्रेड्थ के अंदर भी क्या फाइंड आउट कर ली, परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर ली। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर को उठाया, ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हटा तो नीचे 100 चला गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 कैंसिल आउट होके 2 परसेंटेज एरर आ गई। तो पक्का एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 3%। इसका और इसका आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब कोई पूछे मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो हमें पता है मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी 3%। 3% का मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 6, और जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 0.18 मीटर स्क्वायर। तो आप फाइनली एरिया को लिख सकते हो इन दिस फॉर्म ऑल्सो, 6 प्लस माइनस 0.18 मीटर स्क्वायर दैट इज योर एरिया। तो इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन ऑपरेशंस के थ्रू एरर प्रोपेगेट करती हुई आपको नजर आती है। अब अपन बात करते हैं हमारे एक और ऑपरेशन के बारे में, दैट इज पावर ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, कोई क्वांटिटी A, B, C और D इनको मेज़र करते हैं और हम जब क्वांटिटी Z कैलकुलेट करते हैं तो हमें A को पावर M, B को पावर N, C को पावर P और D को पावर Q तक रेज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर एरर प्रोपेगेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपकी जो परसेंटेज एरर इन Z या फिर रिलेटिव एरर इन Z जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर ऑफ A टाइम्स रिलेटिव एरर इन A, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर इन ऑफ B टाइम्स रिलेटिव एरर इन B, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर ऑन C टाइम्स रिलेटिव एरर इन C और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर ऑन D टाइम्स रिलेटिव एरर इन D। तो यहाँ पे नोटिस करना, भले ही पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमने पावर की पॉजिटिव वैल्यू ली है, मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई किया। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। सेम फॉर्मूला को आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये रूल जो है वो अच्छे से याद हो जाए, इस रूल को आप अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओ। अब हम बात करेंगे हमारे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मेज़र करते हो तो आप जो रिजल्ट फाइनली लिख रहे हो उसके अंदर कितनी डेसिमल्स के बाद में डिजिट्स आप यूज़ कर रहे हो, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन जो है वो आपके रिजल्ट के अंदर झलकना चाहिए और इस पर्पज़ के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आपने उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया है उसकी प्रिसीजन को शो करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे। मान लो हमें कोई मेजर्ड वैल्यू बताई जाए तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स जो हैं, कौन कौन से फिगर्स जो हैं वो तो सिग्निफिकेंट है और कौन कौन से इनसिग्निफिकेंट है। तो कुछ बहुत सिंपल से रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको अपन यूज़ करके आसानी से पता लगा सकते हैं। कौन कौन से रूल्स एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहला रूल तो होता है हमारा कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हमारे रिजल्ट के अंदर जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी ना वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी, उनके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर सेकंड रूल है हमारा ऑल सैंडविच्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो है जिसको अपन बोलते हैं सैंडविच्ड ज़ीरो, तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, उसके बारे में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
तीसरा रूल है हमारा ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ नंबर हैज डेसिमल इन इट। तो देखो नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट है, सैंडविच्ड जीरो जो है वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट है। तो अब दो ही तरीके के जीरोज और बच गए, एक तो ट्रेलिंग जीरोज जो कि रिजल्ट के आखिरी में होते हैं, और एक लीडिंग जीरोज जो कि रिजल्ट से पहले लगे होते हैं। तो रिजल्ट से पहले वाले जीरोज जो हैं वो तो हमेशा क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, वो तो ऑब्वियस भी है। बट जो डेसिमल के बाद वाले जीरोज हैं, मतलब जो आखिरी में लगे हुए जीरोज हैं, जिनको अपन ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल और केवल तब मानना है जब हमारे रिजल्ट के अंदर डेसिमल प्रेजेंट हो। देखो किसी ने आपको कोई मेजर्ड वैल्यू दी और उसके अंदर वो जानबूझ के ट्रेलिंग जीरोज यूज़ कर रहा है, वो आपको वैल्यू बता रहा है 2.300। भाई वो चाहता तो इसको 2.3 भी लिख सकता था, बट वो जानबूझ के क्या बोल रहा है 2.300। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ना, वो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स तक प्रिसीजन के साथ में रिजल्ट देने में सक्षम है, और उस इंस्ट्रूमेंट ने मुझे आखिरी की जो 2 डिजिट्स दी हैं वो 0 दी है। हो सकता है उसके बाद की जो डिजिट है वो वापस से नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। इसलिए यहाँ पर अगर रिजल्ट के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है तो हम ट्रेलिंग जीरोस को भी क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको मेजर्ड वैल्यू बताई जाती है 2400, तो इसके अंदर ये नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, ये भी नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, बट नंबर के अंदर कोई भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये पक्का इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल और केवल कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में देखो, अगर हमारा रिजल्ट लिखा जाता 2400 डेसिमल 00, तो अब की बार क्योंकि नंबर के अंदर डेसिमल प्रेजेंट हैं, इसका मतलब हमारा ये और ये सारे के सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे हमारे नंबर के अंदर, 6। इसकी बात करें तो इसके अंदर ये नॉन ज़ीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये ज़ीरो है बट सैंडविच्ड है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये नॉन ज़ीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है बट नंबर के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है, तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 5। इसको देखो, नॉन ज़ीरो इसलिए सिग्निफिकेंट, ये दोनों सैंडविच ज़ीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4 + 2 दैट इज़ 6। तो इस तरीके से हमारी कोई भी मेजर्ड वैल्यू अगर हमें दे दी जाए तो हम उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स यहाँ पर और पढ़ लेते हैं जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं हमारी मेजर्ड वैल्यू के साथ तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न समझेंगे। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए कैलकुलेशन करनी है तो देखो ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है इट शुड हैव एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इन वन ऑफ द नंबर्स विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, मान लो आपने 0.639 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। अभी अभी मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता लगाते हैं। तो अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.7668। एग्जैक्ट आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बट यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। अब आपका रूल तो ये कहता है कि आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने आपके उस नंबर के अंदर हैं जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर कौन सा है आपका 1.2, उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है उसके अंदर भी केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा और इसको ड्रॉप करना पड़ेगा।
और जब अपन डिजिट्स को ड्रॉप करते हैं ना तो हम लोग राउंडिंग ऑफ के रिजल्ट्स यूज़ करते हैं, रूल्स यूज़ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको ड्रॉप करके बताता हूँ। तो जब आप 8 को ड्रॉप करोगे और 6 को ड्रॉप करोगे तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका 0.77। आप बोलोगे सर आपने 0.76 को 0.77 कैसे बना दिया? तो यहाँ पर मैंने राउंडिंग ऑफ के रूल्स यूज़ करें, जिनके बारे में अपन अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट शुड हैव एज मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एज देयर इन वन ऑफ द नंबर्स विथ लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन इट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं। जैसे मान लो आपको 0.303 में से 0.12 को माइनस करना है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 3, और यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2। यानी कि हमें हमारा जो रिजल्ट लिखना है उसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स होने चाहिए? केवल और केवल 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, 0.303 में से 0.12 को माइनस किया, हमारा रिजल्ट आया 0.183। यहाँ पे तो डेसिमल के बाद में कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं? हमें 3 जीरोस दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं वो है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो रिजल्ट के अंदर डेसिमल के बाद में केवल और केवल 2 ही डिजिट्स यूज़ करने हैं, तो हमें आखिरी जो डिजिट है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगेन राउंडिंग ऑफ के रूल यूज़ करेंगे, तो इसको जब अपन ड्रॉप करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट रह जाएगा 0.18। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए अलग रूल है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है। दोनों रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत आसान से रूल्स हैं, आई होप आपको याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ ना, देखो उसमें मैं क्या रूल्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो लेस देन 5 है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमने 3 को ड्रॉप करना था, 3 लेस देन 5 है, तो देखो हमने क्या करा, एज इट इज़ ड्रॉप कर दिया, कोई चेंज नहीं करा। तो अगर आपका डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन ड्रॉप इट विदाउट चेंजिंग प्रीसीडिंग डिजिट। हमें सीधा सीधा उसको ड्रॉप कर देना है, प्रीसीडिंग डिजिट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन ड्रॉप इट एंड इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट, जैसा कि हमने यहां पर किया था। हमने 8 को ड्रॉप करना था, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो हमने 6 को क्या बना दिया? 7 बना दिया, प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर दिया। फिर हमें उस 7 को भी ड्रॉप करना था, वो भी 5 से बड़ा है, तो हमने इस 6 को भी इंक्रीज करके क्या बना दिया? 7 बना दिया। तो जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो अगर ग्रेटर देन 5 है, तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है, ठीक है। अब समस्या ये आ जाएगी कि मान लो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो ना तो लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, वो एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है। मान लो आप 5 को ड्रॉप करना चाहते हो, तो क्या होगा? तो आपका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रीसीडिंग डिजिट खुद ऑड है तो, और अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट खुद इवन है तो उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। मान लो आपका रिजल्ट होता 0.385 और आपको 2 ही डिजिट्स तक लिखना होता इसको, तो आपको 5 को ड्रॉप करना होता। 5 को ड्रॉप करोगे तो आप प्रीसीडिंग डिजिट को देखोगे, प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर इवन है तो उसे हमें एज इट इज़ छोड़ना है, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.38। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट होता 0.375, तो फिर हम अगर 5 को ड्रॉप करते तो प्रीसीडिंग डिजिट क्योंकि ऑड है तो हमारा रिजल्ट हो जाता 0.38। हमें प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर गाड़ी अटक सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, फिर उसके बाद में हमने राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग, एक और तरीका है अपने रिजल्ट को लिखने का, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करते हो, आपके रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखते हो। किस फॉर्म में? a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ b। यहाँ पर a कहलाता है आपका वैल्यू या मैग्नीट्यूड, और b जो पावर है ये कहलाती है आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर a के लिए शर्त होती है कि a जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा एंड 10 से छोटा होगा, ठीक है। 1 से लेके 10 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए।
अगर नहीं है तो आपको बनानी है। जैसे मान लो आपने लिखा रिजल्ट 0.23 है ना, अब 0.23 जो है वो तो 1 से छोटा है, तो आप जानबूझ के इसको क्या लिखोगे 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻1। आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 2.3, मतलब 1 से बड़ा हो गया। डिवाइड करा उसको आपने 10⁻⁻1 लिख दिया। तो ये कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा गया है तो आपको सिंपली ये देखना है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, उसके अंदर कितने डिजिट्स प्रेजेंट है। सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में एक इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हो आपके रिजल्ट को, तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर बड़ी आसानी से होगी। मान लो आपका रिजल्ट है 2.3 इंटू 10⁻⁻1 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 2.3 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर यूनिट कन्वर्जन का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसलिए प्रीफर किया जाता है कि रिजल्ट को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा जाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। ये आप सबने देखा हुआ होगा। तो नॉर्मली ये लेंथ को मेज़र करते हैं। अब आप बोलोगे सर लेंथ को मेज़र करने के लिए तो हमारे पास में ऑलरेडी स्केल पड़ा हुआ है, लेकिन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है 1 मिलीमीटर। बहुत छोटी लेंथ्स को आप मेज़र नहीं कर सकते यूजिंग स्केल। जैसे मान लो मैं आपको एक कार्डबोर्ड दूं बहुत पतला और मैं पूछूं कि बताओ इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो आप मेज़र नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है इन कंपैरिजन विथ और रेगुलर स्केल। इसके अंदर 2 तरीके के स्केल्स होते हैं। एक तो रेगुलर स्केल होता है, वो आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मेन स्केल। और एक आपका स्लाइडिंग स्केल होता है जिसको आप स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो आपने इसकी बनावट तो देखी होगी। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको स्लाइड किया जा सकता है आगे पीछे, ठीक है ना, इस तरीके से स्लाइड किया जा सकता है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर बना रखा है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर, उसकी लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके बताया, आपके काफ़ी काम आएगा वो वीडियो, ठीक है ना। बट अभी तो हमें न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, कि हम न्यूमेरिकल्स कर पाएँ उस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब भी वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। और हम वर्नियर कैलिपर्स को देख के ही उसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे कितने वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल डिवीजन से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमें डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो B डिवाइडेड बाय A मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर हो जाएगा। अब आपका जो मेन स्केल डिवीजन है उसका और जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसका, इन दोनों की जो साइज़ का डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, आपका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा
मेन स्केल डिवीजन MSD महेंद्र सिंह धोनी माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन को अपन लिख सकते हैं MSD माइनस B/A टाइम्स MSD। तो MSD आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस B/A, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला रिजल्ट, A माइनस B डिवाइडेड बाय A टाइम्स MSD। ये आपका लीस्ट काउंट होता है। तो अगर आपको एक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन, दूसरा कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं, और हर मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी साइज़ कितनी है। नॉर्मली वो 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिया। अब अपन देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी रीडिंग्स कैसे लिखी जाती है। तो रीडिंग को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं। तो हमें मान लो जिस भी चीज़ की थिकनेस फाइंड आउट करनी है, हम उसको वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज जो हैं, है ना, उनके बीच में फिक्स कर देंगे। स्लाइड करवा के अपन फिक्स कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो मुझे इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो मैंने फर्स्ट जॉ एंड सेकंड जॉ, इन दोनों के बीच में इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मैं सबसे पहले मेरे मेन स्केल के ऊपर देखूंगा रीडिंग कितनी है। तो मैं मेन स्केल के ऊपर देखूंगा कि वर्नियर स्केल स्टार्ट होने से पहले रीडिंग कितनी है। तो देखो, वर्नियर स्केल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले रीडिंग हमारी ये आ रही है, कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है। आई होप सबको दिख गई होगी। तो हमारे इस कंडीशन में मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, ठीक है। पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम देखो, हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। 5th डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है ना। तो इस 5 को हमें नोट कर लेना है। तो हमारा काम हो जाएगा प्लस लीस्ट काउंट, अभी मैंने बताया था आपको B माइनस A, है ना। तो मैंने बताया था A कितना है हमारा, जो मैंने अभी जो डायग्राम यूज़ कर रखा है उसके अंदर A कितना है 10, B कितना है 9 डिवाइडेड बाय 10, और मेन स्केल डिवीजन है आपका 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को आप 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा जो डायग्राम मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर, और कितने वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे थे, 5। तो फाइनली हमारी रीडिंग हो जाएगी 0.4 प्लस 0.05, यानी कि 0.45 सेंटीमीटर। नोटिस करो, आपका रेगुलर स्केल जो है वो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट के प्रिसीजन तक आपको रिजल्ट दे पाता था, जबकि वर्नियर स्केल के थ्रू हम लोग डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक श्योरिटी के साथ में रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई पूछे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है। आया समझ में सबको, ठीक है। एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रू गॉज या फिर स्फेरोमीटर। दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, बट दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ये दोनों स्क्रू बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब आप किसी स्क्रू को रोटेट करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालते हो, पिच ऑफ स्क्रू निकालते हो। कैसे निकाली जाती है, आप क्या करते हो, आपके स्क्रू को एक पूरा का पूरा टर्न जो है वो रोटेट करवाते हो, और आप नोटिस करते हो कि इस दौरान आपका स्क्रू कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है या पीछे खिसक जाता है। अब आप बोलोगे सर, जब हम एक टर्न रोटेट करवाते हैं ना, उसमें तो कुछ खास सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं होते, हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करो, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स आप कंप्लीट करवा लो। तो आप पिच को कैसे डिफाइन करोगे, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग स्क्रू, स्क्रू कितना आगे या पीछे खिसक चुका है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस। अगर आपने एक ही रोटेशन करवाया है तो डायरेक्ट वो वैल्यू पिच के इक्वल हो जाएगी, और अगर आपने एक से ज़्यादा रोटेशन करवाए तो आपको नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे उसको। तो इस तरीके से हम लोग पिच फाइंड आउट करते हैं। अब जब हमारे पास में पिच आ जाती है ना, तो उसको यूज़ करके हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है,
आप क्या करो, पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो इसके अंदर एक तो क्या होता है आपका स्क्रू होता है, और इस स्क्रू के ऊपर है ना सर्कुलर स्केल बना हुआ होता है, और आप काउंट करते हो कि उस सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन्स बने हुए हैं। नॉर्मली 100 डिवीजन्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आप नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से उसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो पिच को, तो वही आपका क्या बन जाता है, लीस्ट काउंट बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्क्रू गॉज, तो इसके अंदर देखो ये तो आपका मेन स्केल है ना। तो आपका जैसे आप स्क्रू को रोटेट करते हो ना, इस तरीके से रोटेट करते हो, तो ये आगे या पीछे इस तरीके से स्लाइड करता है। और यहाँ पर आप देखो आपको सर्कुलर स्केल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कुछ डिविजन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। इनका नंबर आप काउंट कर लेते हो। सिमिलरली यहाँ पर आपका ये तो हो गया मेन स्केल, और ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। मेन स्केल के थ्रू आप पिच फाइंड आउट करते हो, और सर्कुलर स्केल के थ्रू आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हो। इस तरीके से आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। इनका भी रीडिंग लिखने का तरीका यही है ना। बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली लीस्ट काउंट और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चंस अपन करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हमें समझ में आएगा कि क्या जो भी कुछ हमने पढ़ा है वाकई वो सफिशिएंट है एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी हो गई, बट न्यूमेरिकल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। यहाँ पर m, l और t मास, लेंथ और टाइम है, और इनके अंदर जो एरर है वो है अल्फा %, बीटा %, गामा %। द परसेंटेज एरर इन x वुड बी, तो यहाँ पर पावर वाला रूल लगेगा। तो परसेंटेज एरर इन x जो है वो परसेंटेज एरर इन m मल्टीप्लाइड बाय a, फिर b मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन l एंड c मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन t के इक्वल हो जाएगी। मतलब a टाइम्स अल्फा, b टाइम्स बीटा प्लस c टाइम्स गामा, इतना परसेंटेज आपकी टोटल एरर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी एंड एक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर दिस, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन एक्स वुड बी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमें, परसेंटेज एरर इन एक्स फाइंड आउट करनी है। तो कितनी हो जाएगी, a की पावर है 1 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन a, b की पावर है 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन b, और c की पावर है, वैसे तो -3 है अगर आप ऊपर ले जाओगे, बट पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन c। चलो हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3% प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2%, दैट इज़ 1% प्लस 6% प्लस 6%, दैट इज़ 13%। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल एरर इन g कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो हमें दे रखा है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन g। तो रूट g किसके इक्वल हो जाएगा, रूट g हो जाएगा 2 पाई रूट l अपॉन t के इक्वल हो जाएगा, यानी कि g किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब 4 पाई स्क्वायर जो है ना वो तो एग्जैक्ट नंबर है। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं ना, जो भी फॉर्मूलाज के अंदर एग्जैक्ट न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, और फिक्स नंबर में आप डेसिमल के बाद में जितने चाहे जितने ज़ीरो लगा सकते हो। जैसे आप 4 को 4 भी लिख सकते हो, 4.0 भी लिख सकते हो, 4.00 भी लिख सकते हो, 4.0 भी लिख सकते हो। यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। एज अ फैक्ट ध्यान रख लेना, ठीक है ना। खैर हम वापस से हमारे सवाल पर आते हैं। तो अब हमें जी के अंदर फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करनी है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल एरर इन जी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रैक्शनल एरर इन एल, और टी की पावर कितनी है 2, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन टी, पावर हमेशा पॉजिटिव लेनी है हमें, ठीक है ना। तो लेंथ के एरर अंदर एरर कितनी है x, नहीं टाइम के अंदर है x और लेंथ के अंदर है y, तो ये हो जाएगा y प्लस ट्वाइस ऑफ x। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ट्वाइस ऑफ x प्लस y, इतनी हमारी एरर हो जानी चाहिए। ट्वाइस ऑफ x प्लस y, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को निपटा लेंगे। द रेजिस्टेंस वेयर v इज गिवन एज दिस
एंड आई इज गिवन एज दिस, व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, और हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर इन वी फाइंड आउट करते हैं, तो वो हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 5%। फिर परसेंटेज एरर हम आई के अंदर फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, डेसिमल हटा 100 से 100 गया, ये हो जाएगा आपका 2%। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन आर जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई के इक्वल हो जानी चाहिए। पावर भले ही पॉजिटिव है नेगेटिव, पावर हमेशा अपन पॉजिटिव ही लेते हैं। तो वी के अंदर परसेंटेज एरर है आपकी 5% और आई के अंदर परसेंटेज एरर है आपकी 2%, तो ओवरऑल एरर हो जाएगी आपकी 7% एरर। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द सिलेंडर इज, तो आपकी जो थिकनेस हो जाएगी वो हो जाएगी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला एरर प्रोपेगेशन वाला रूल यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पहले तो थिकनेस अपन निकाल लेते हैं। तो आउटर रेडियस कितनी है 4.23 माइनस इनर रेडियस है आपकी 3.89, तो ओवरऑल आ जाएगा 13 में से 9 चले जाएंगे, बचेंगे 4, यहाँ पे 11 रह गया, माइनस 8 करेंगे तो रह जाएंगे 3, और इधर 3 में से 3 चला गया तो 0, तो 0.34 आ जाएगी, है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन 2 और 3 तो हमारा वैसे भी करेक्ट नहीं है। चलो यहाँ तक की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं एरर की। तो यहाँ पे क्योंकि हमने केवल और केवल क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया है, तो यहाँ पे हमें कोई परसेंटेज एरर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डेल्टा टी होगा, अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, आपको एरर्स का डिफरेंस नहीं लेना, एरर्स हमेशा एक्यूमुलेट होती है, तो आपको ऐड करना है। तो पहले वाली एरर कितनी है 0.01 और दूसरी वाली एरर कितनी है 0.01, तो ओवरऑल एरर कितनी हो जाएगी आपकी 0.02 हो जाएगी। ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका 0.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये आपकी फाइनल थिकनेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 फिर फाइनली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। When a copper sphere is heated, maximum percentage change will be observed in, तो देखो जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो अपन गर्म करेंगे स्फीयर को, कॉपर स्फीयर को, तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड होने का मतलब है उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब रेडियस जब इंक्रीज होगी, ठीक है, रेडियस जो है वो क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब है उसके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आपको नज़र आया। मान लो 1% इंक्रीज हो गई, मान लो कितनी इंक्रीज हो गई, 1% इंक्रीज हो गई, मतलब आपने क्या निकाल लिया, डेल्टा आर परसेंट निकाल लिया। अब नोटिस करो आपका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, रेडियस के स्क्वायर के, मतलब कांस्टेंट भी है रेडियस के स्क्वायर के, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, दैट इज 2% के बराबर हो जाएगी। यानी कि एरिया के अंदर और भी ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा। वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 3 के। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस, यानी कि 3% के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज चेंज होगा वो और भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, वॉल्यूम के अंदर होगा। ये हम आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ k, l, m एंड n आर गिवन, द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे कमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, इससे मुझे ये भी पता पड़ जाता है कि कितने बच्चे यहाँ तक आखिर में वीडियो को देख रहे हैं, कितने बच्चे सिंसियरली वीडियो को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो यहाँ पे देखो केवल और केवल एक ही फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरोज हमेशा क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 है। इसके अंदर देखो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको देखो, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ट्रेलिंग जीरोज जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures. In a vernier calipers n divisions of vernier scale coincide, यानी कि a हमें कितना दे दिया गया है, n दे दिया गया है, with n minus 1 divisions of main scale, b हमें कितना दे दिया गया है, n minus 1 दे दिया गया है। the least count, तो हमने देखा था least count हुआ करता था आपका a minus b divided by a multiplied by main स्केल डिवीजन। और हमें यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, मेन स्केल डिवीजन दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर पूछा गया हमसे, ठीक है ना। तो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा ए इज़ नथिंग बट n माइनस बी, यानी कि n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a दैट इज़ n मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर ही वैल्यू रखता हूँ। n से n कट गया तो ये हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय n सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 10n सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी भारी भरकम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विथ 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब ए हमें मिल गया 20 और बी हमें मिल गया 19। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट हमें मिल गया कितना, 0.1 mm। फॉर्मूले के हिसाब से कितना होता है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a टाइम्स मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पे आपका जो मेन स्केल डिवीज़न है वो किसके बराबर हो जाएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। रख दो सबकी वैल्यू। तो लीस्ट काउंट हो गया आपका 0.1 mm, a हो गया आपका 20 और a माइनस बी मतलब 20 माइनस 19 दैट इज़ 1। और 20 को 0.1 mm से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 mm। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A spherometer has 100 equal divisions marked along the periphery of its disc. तो number of circular scale divisions हमें कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। One full rotation of the disc advances on the main scale by 0.01 सेंटीमीटर। मतलब हमें पिच जो है वो डायरेक्टली दे दी गई है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमसे लीस्ट काउंट पूछा गया है। अब लीस्ट काउंट होता है आप पिच को डायरेक्टली डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। तो पिच आपको दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारा यहाँ पर आसानी से क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.0001 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। मतलब जब भी आप इस वॉच को यूज़ करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड की एरर तो आएगी ही आएगी, आप उसको नहीं रोक सकते। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हमें पता पड़ गया कि हमारी जो लीस्ट काउंट एरर है
मेजरमेंट के अंदर वो कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, मतलब हमें एक तरीके से डेल्टा टी पता पड़ गया। और हमने जो टाइम मेज़र किया है वो कितना है 25 सेकेंड्स है। तो परसेंटेज एरर इन टाइम कितनी हो जाएगी, तो एरर है 1 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतनी हमारी एरर होगी ही होगी। तो ये 24 से 4 टाइम्स चला गया, यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 0.8%। तो लगभग 0.8% एरर हमारे मेजरमेंट के अंदर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस लीस्ट काउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हमारा 1 मेन स्केल डिवीज़न जो होगा वो कितना होगा, आपने 1 सेंटीमीटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है 10 हिस्सों में, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। इफ़ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि A हमें दे दिया गया है 10 एंड B हमें दे दिया गया है 8, तो बताओ हमारा लीस्ट काउंट कितना होगा। अब तो फॉर्मूला हमारे पास में है A दैट इज़ 10 माइनस B दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाय A दैट इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट दैट इज़ 0 मल्टीप्लाइड बाय MSD दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जिनके ज़रिए मैं आपको बस केवल और केवल इतना एहसास दिलाना चाहता था कि अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान हो जाते हैं। आई होप आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।